यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं बेटा बोल के बोलते हैं। लाइफ बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। अभी मैं स्नेहा गुप्ता रॉय हूँ, तब मैं स्नेहाशीष हुआ करता था। अजीब सा लगता था, अलग फील होता था कि दूसरी लड़कियों को देखते हैं कि उनका जो फिजिकल होता है तो वो अलग है। हजारों लोगों ने पूछा कि आप तो एक लड़का हो, आपको लड़कियों का फीलिंग कैसे आता है? और मैं एक गलत शरीर में हूँ, एक जेल में हूँ। ऐसे लगता था कि जैसे जेल में बंदी हूँ और अनकम्प्लीट हूँ, मुझे कंप्लीट बनना है। तो जब आपको मतलब आपके घर वाले को पता चला ये, तो उनका रिएक्शन कैसा था? लास्ट में मेरे जो पेरेंट्स हैं डिसाइड किया कि उसको यहाँ पर रहना नहीं है, उसको यहाँ से अगर हटाया नहीं गया तो फिर ये तो मर जाएगी। तो ये जो सर्जरी होता है वो कितना डेंजरस होता है? ये सर्जरी डेंजरस तो इतना नहीं है, बाकी अगर आपने देखभाल सही से नहीं किया तो फिर हो सकता है। ओके। किसी का मौत भी मैंने देखा है, वो भी त्रिपुरा की ही थी। जब उसने ऑपरेशन करवाया, उसका ब्रेस्ट सर्जरी हो गया था और वो रहती थी बेंगलोर में, उसके देखभाल के लिए कोई नहीं थे। 15 दिन के अंदर अंदर, लास्ट का तो 2 दिन था, जब डॉक्टर ने कहा कि उसका लंग्स में इन्फेक्शन टच हो गया और सेकेंड दिन बोलते हैं कि 70% इसका लंग्स डैमेज हो गया। इतना फास्ट कैसे हो सकता है? फिर थर्ड दिन बोलते हैं कि इसका हार्ट भी डैमेज होने लगा, तो वो हार्ट काम करना छोड़ रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहाँ पर गलती हुआ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। उसका बॉयफ्रेंड जिस दिन गया उसने उसी दिन दम तोड़ दिया। आपकी लाइफ में कुछ परसेंटेज तो नेगेटिव हमेशा ही रहते हैं, वो तो कोई भी इंसान हो। आज मैं ट्रांस वुमेन हूँ इसलिए मेरे पास नेगेटिव ज़्यादा है ऐसा नहीं, मैंने हर किसी को देखा है। आप तरक्की कर रहे हो, आपके दोस्त बहुत खुश होंगे, लेकिन आप उनसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हो तो वही लोग दुखी होंगे। ये बात तो है। हमने 3 इडियट्स में ये सुना था ना कि दोस्त पास कर जाए वो चलेगा, लेकिन वो दोस्त अगर फर्स्ट क्लास पास करे वो नहीं चलता। वो तो सबसे ज़्यादा दर्दनाक है कि अरे ये कैसे हो गया। तो लोगों का ये नेचर है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। कोई कैसा भी हो, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करते जाना है कि हाँ, जो भी मिल रहा है वो सारा आप स्वीकार करते जाओ। उससे क्या होता है ना कि आप अगर स्वीकार कर रहे हो सब कुछ, आपको आपका गोल निर्धारित रहता है, क्योंकि आपका जो गोल है उस पे आप कंसंट्रेट करोगे तो आप समाज को कुछ दे सकते हो। हेलो गाइस, मैं हूं अभिजीत। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द अभिजीत शो। आज हम किसी रूम पे बैठ के बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम घूमते घूमते बात करेंगे मेरे गाड़ी में। तो आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का जो गेस्ट है ना हमारा, वो बहुत ही यूनिक है। तो चलिए ऑन ए राइड विद द स्नेहा गुप्ता रॉय। तो दीदी कैसे हो आप? ठीक हूँ। तो मतलब पूरा आज का वेदर कैसा लग रहा है आपको? वेदर भी अच्छा है आज, ना तो गर्मी ज्यादा है, बाहर तो ऐसे गर्मी होगी, हाँ, अंदर तो इतना फील नहीं हो रहा है, तो अच्छा है। एक्चुअली हमारा जो जितना भी एपिसोड हुआ है ना अब तक, जी। तो वो एक प्रॉपर जगह पे बैठ के हम करते थे। अच्छा। तो आज सोचा कि कुछ यूनिक करते हैं। तो हाँ, इसलिए ऐसे देख रहे हैं आप, पूरा सेटअप गाड़ी पे लगा दिया हमने। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये एक तो यूनिक स्टाइल है यूनिक स्टाइल है वही। और नया कुछ करने से लोगों का भी आकर्षण होता है कि हाँ, एग्जैक्टली नया एग्जैक्टली कुछ है। लोगों को एग्जैक्टली। नया नया आइडिया चाहिए होता है कि हाँ, शायद आज आप कर रहे हैं, कल कोई और भी इसको फॉलो करेंगे। वही 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 देख के कोई इंस्पायर होगा, हाँ, फिर जरूर। वो भी ट्राई करेगा ऐसा। एकदम। तो दीदी थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। इतना शॉर्ट नोटिस पे आपने आया, अपना टाइम निकाल कर आए हो, तो थैंक यू सो मच पहले। आपने बुलाया हमें और ये चांस दिया सबके सामने बात रखने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं अपने तरफ से थैंकफुल हूँ कि हाँ, आपने बुलाया और चांस दिया। ठीक है, आपका ये जो शो है ये आगे बढ़ता रहे, मेरे तरफ से बहुत सारा शुभकामना है थैंक यू सो कि मच। बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम कमाओ और आगे जाओ, लोगों को नया दिशा मिले, लोगों को नए नए आइडियाज मिले आपसे। ठीक है। थैंक यू सो मच दीदी। आज के एपिसोड का मतलब यही मकसद है कि अवेयरनेस फैलाई जाए एक। जी। ठीक है ना, हम्म। बहुत लोगों को बहुत सारा मिसकॉन्सेप्ट है, हम्म। तो वो क्लियर हो। हम्म। तो इसलिए मैंने स्पेशली आपको बुलाया आज। अच्छा। तो दीदी हम शुरू से शुरू करते हैं। हम्म। लाइफ बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। आप बोलिए कुछ।
बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन स्नेहा गुप्ता, यस, अभी मैं स्नेहा गुप्ता रॉय हूँ, तब मैं स्नेहाशीष हुआ करता था अच्छा। कभी। क्योंकि मेरा जन्म जो है कि एक नॉर्मल लड़का ही बोलेंगे। बाकी मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं एक लड़का हूँ। एकदम छोटे से जब मुझे जस्ट समझ में आने ही लगा था अपने बारे में, तब से मुझे लगा मेरा ये शरीर ऐसा क्यों है। जब मैंने शुरुआत में अपने तरफ देखना शुरू किया एकदम छोटे समय में, तो मुझे अजीब सा लगता था, अलग फील होता था कि दूसरी लड़कियों को देखते हैं कि उनका जो फिजिकल होता है हुँ, तो वो अलग है। उनका रहन सहन, या तो घर वालों की तरफ से चलो एक बच्चे को तो बच्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे, हाँ, उसमें यस। लड़का भी नहीं होता लड़की भी नहीं होती। हुँ, हुँ, बाकी मुझे अपना फीलिंग जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आता कि मैं, मेरा शरीर लड़कियों का नहीं है और ये मेरा शरीर भी नहीं है। हुँ, क्योंकि एक नॉर्मल लड़की जैसा होना चाहिए, मैं ऐसे नहीं हूँ और मेरा फीलिंग तो लड़कियों का है। मैं ऐसे सोच रही हूँ। बहुतों ने आज तक कितने लोगों ने मुझसे पूछा होगा, मुझे भी अंदाजा नहीं है कि हजारों लोगों ने पूछा कि आपको, आप तो एक लड़का हो, आपको लड़कियों का फीलिंग कैसे आता है? अरे कैसे आता है कि ये नॉर्मल चीज है। हुँ, एक लड़की को बहुत थोड़ी ना बताना पड़ता है कि लड़की को ये सोचना है, ऐसा उनका दृष्टिकोण होगा। एक लड़कों का दृष्टिकोण अलग होता है, एक लड़कियों का दृष्टिकोण अलग होता है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। वो तो सोच के ऊपर है। हाँ, हाँ, आपका सोच जैसा, आपका दृष्टिकोण वैसा। तो एग्ज़ैक्टली। मेरा सोच तो कभी लड़कों का था ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कि लड़के कैसे देखते होंगे। एक ऑपोजिट पर्सन के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति कैसे करके उनका बिहेव होता होगा, कैसे करके उनका सोच होता होगा, कैसे दृष्टिकोण रखते होंगे, मुझे पता नहीं है। हुँ, तो इसलिए जितने लोगों ने पूछा, मुझे, मैंने हमेशा जवाब दिया मुझे मालूम नहीं। क्योंकि मेरा सोच तो लड़कियों का है। एक लड़की कैसे सोच सकती है एक लड़के को देख के, ये मैं बता सकती हूँ कि हाँ, एक लड़का देखते ही उनके दिमाग में क्या आता होगा। हुँ, हुँ। और ये सारा कुछ मुझे लगता है कि ये हार्मोन लोचा है। लो हाँ, हाँ। कि हार्मोन के कारण ही आप ऐसा सोचते हो। और मेरे मामले में ऐसा ही था कुछ, जो आगे चल के मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे ये शरीर को चेंज कर लेना है। हाँ, और मैं एक गलत शरीर में हूँ, हाँ। एक जेल में हूँ। ऐसे लगता था कि जैसे जेल में बंदी हूँ हुँ, और अनकम्प्लीट हूँ, मुझे कंप्लीट बनना है। हुँ, तो एक होता है ना कि आप ऐसा कुछ झेल रहे हो, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो। ना चाहते हुए भी आपको ये सारा कुछ आपको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। मेरे साथ वही सब था। अच्छा। लोगों की ताने, लोगों की बातें। क्योंकि हम, क्या होता है ना कि कुछ अलग देखते हैं तो उसको लेके हम हाँ, बातचीत करना बातचीत करते पसंद रहते हैं। करते हाँ, हैं। ये ह्यूमन नेचर है हाँ। कि आप, आपको जितना मालूम है, आपको लगता है वही सब कुछ है, हुँ, अल्टीमेट है। हुँ, हुँ। अच्छा, एक्स्ट्रा जो भी देखा, उसके लिए हम मुखर हो जाते हैं कि हाँ, ये ऐसा क्यों है ना? तो मतलब पहला मतलब कितने उम्र के था आप? मतलब जब आपको पहले ये महसूस हुआ कि मैं गलत शरीर में हूँ? मुझे ये फील हुआ जब मैं क्लास थर्ड या फोर्थ में होंगी शायद। ओके, तो ओके। तब मुझे फर्स्ट फीलिंग हुआ, और कि हाँ, मेरा ये शरीर नहीं है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ नहीं। हुँ, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है ये मेरा नहीं है। ओके, मैं कुछ अलग हूँ और ये शरीर मेरा कुछ अलग है। ओके, ओके। ये फील आ गया था। अच्छा। बाद में तो मुझे समाज ने और ज्यादा समझा दिया। हाँ। क्योंकि उस समय ही किसी व्यक्ति ने मुझे ऐसा, फर्स्ट मुझे वर्ड जो सुनने को मिला, हुँ, हुँ, वो कुछ जो यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं, बेटा बोल के बोलते हैं एक वर्ड। हुँ। तो वो फर्स्ट फर्स्ट मुझे सुनने को मिला था। तो अच्छा। मुझे ये वर्ड मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि उसी वर्ड ने मुझे सचेत किया था कि हाँ, ये जो मैं सोच रही हूँ हुँ, वो सही है, कि हाँ, मेरा ये शरीर है नहीं, हुँ, मैं गलत शरीर में हूँ। हुँ। और लोगों ने भी बोलना शुरू किया था तब। अच्छा, तो अच्छा। ये जो दौर शुरू हुआ था, फिर तो पता नहीं अनगिनत वर्ड मुझे सुनने को मिला, क्या क्या लोगों ने बोला, हुँ, कैसे करके मेरे साथ हुआ।
तो पहले जब आपने ये फील किया तो किसके साथ शेयर किया था सबसे पहले? लोग अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं। मेरे एग्जैक्टली। तो कोई दोस्त ही नहीं थे, अच्छा। क्योंकि एकदम छोटेपन में तो चलो खेल के साथी थे बहुत सारे, हम्म, तो मैं जाती भी थी फील्ड में खेलने के लिए। हम्म, बाकी नाजुक थी, अच्छा। फटाक से चोट लग जाता था तो हाँ। रोते रोते घर वापस आ जाती। तो साथी लोग फिर बुलाने आते, फिर जाती, फिर चोट लग जाता, ऐसा ही होता था। ओके। फिर सबने बोलना शुरू किया ये तो रोंदू है, रोती रहती है, अच्छा। हमारे साथ नहीं खेलना। और ऐसे भी मैं ज्यादातर घर में ही रहना पसंद करती थी। ओके। तब से ही मैंने, मुझे मम्मी ने बोला जितना मुझे क्योंकि उस समय का तो मुझे याद नहीं है, 4 साल के समय से मैंने मूर्ति बनाना शुरू किया, मिट्टी अच्छा। का खिलौना बनाना शुरू किया। ओके। तो मैंने मेरे पापा बहुत साधारण से नौकरी करते थे ओके। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। तो फिर पैसा इतना होता नहीं था कि आज कुछ ये खिलौना दे दो, कल वो खिलौना दे दो। तो मैं अपने मन का जो खुराक होता है, एक बच्चे को क्या चाहिए, खिलौना चाहिए खिलौना होता है। चाहिए, हाँ। तो मैंने अपने से ही खिलौना तैयार करना शुरू कर दिया था। ओके। मैं बनाती थी अपने हिसाब से, मनपसंद, आज ये बना लिया कल वो बना लिया, और मैं वही सब से खेलती थी। तो इसलिए मुझे मान लो कि एक खालीपन जो होता है एक हम्म, बच्चे के जिंदगी में, उसको खुद ही खुद फील करना, हम्म। फिल अप कर लेना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, खुद ही ले लो। तो आप बाहर जब जाते थे तो दूसरे बच्चे आपसे उतना मिलते जुलते भी नहीं थे शायद? नहीं, बच्चे मिलना पसंद भी करते नहीं थे, ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि अच्छा। करते थे। ओके। क्योंकि बच्चे हैं सभी, उनमें इतना भेदभाव होता नहीं है बच्चों हम्म। में। क्योंकि बड़े होने के साथ साथ ना लोगों में स्वार्थ की भावना आती है, लोगों में भेदभाव होता है। एग्जैक्टली। तो बच्चे में तो ऐसा कुछ है नहीं, मिलते थे। बाकी मैं शायद उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाती थी, ओके। क्योंकि लड़कों के साथ बाकी हाँ लड़कियां जितनी थी उनके साथ जो खिलौना होता है, मतलब डॉल से खेलना, हम्म। फिर वो जो खाना बनाने का रान्ना बाटी बोलते हैं अच्छा, बंगाली हाँ, में, हाँ। तो उससे खेलना, तो वो सब खेलना मुझे पसंद आता था। ओके। बाकी लड़के जो खेलते हैं ना बैट बॉल खेलना, मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक बार बड़ों का बैट था हम्म। और लड़के खेल रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। ओके। तो मेरे हाथ में बैट पकड़ाया, बैट ऊपर है, मैं नीचे हूँ, मैं नीचे गिर गई। तो अच्छा। वो जो मुझे डर लगा हाँ। तो मैंने कभी नहीं खेला बैट अच्छा, बॉल। अच्छा। तो नहीं, एक बच्चे के लिए वो भारी भी था बच्चे के हाँ, हिसाब से। हाँ। ये तो हंसी की बात हो गई कि ऐसा हुआ था। तो जो भी है, मैं खेलने भी जाती थी। बाकी इतना एडजस्ट मुझे नहीं हो पाती थी, तो मैंने इसलिए घर में ही रहना और ज्यादातर प्रेफर किया। घरेलू परिवेश में ही मैं बड़ी हुई। हाँ। और भैया जाते थे, मेरे बड़े भाई हैं तो वो जाते थे खेलने के लिए। तो अच्छा। तो आप बस, लोग कितना भाई बहन थे? मेरे बड़े दो भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, अच्छा। तो एक भाई तो अगरतला में ही रहते हैं, और बाकी मेरे साथ एक भाई को ही मैंने पाया, मझले भैया को। अच्छा, अच्छा। तो जब आपको मतलब आपके घर वाले को पता चला ये, तो उनका रिएक्शन कैसा था? मैं क्लास सिक्स में थी, तो ओके। सिक्स या सेवेंथ में, हाँ, तो हाँ। मैं स्कूल में जाती थी। ये वाकया मैंने पहले भी बहुत बार मैंने बोला है, हुँ। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज में है कि मेरा जो घर है और स्कूल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर का था। ओके। बीच में ना एक क्लब पड़ता था, जिस क्लब के कारण मेरी जिंदगी का स्ट्रगल बहुत टफ रहा। हुँ। बहुत ज्यादा मुश्किलों का हो गया था, क्योंकि ये लोग मुझे रोकते थे, क्लब अच्छा। के लड़के रोकते थे। और वहां पर 10 मिनट, 15 मिनट, कभी 5 मिनट उनके हिसाब से हुँ, वो लोग रोक के मेरे चारों तरफ घूमना, चिल्लाना, तरह तरह की गंदी गंदी बातें बोलना, हुँ, ये सब वो लोग शरीर का हाव भाव बनाना, हुँ। तो ये सब करते थे। मतलब और मैं छेड़ते थे। एकदम, हाँ छेड़ते थे, तो मैं एकदम बहुत हार्ड हो जाती थी, मतलब इतना हार्ड हो, धीरे धीरे बहुत हार्ड हो गई। आप सोचो एक बच्चे के दिल का हालत कैसा होता होगा कि कोई इस तरह से छेड़ रहे हैं, इस तरह से चिढ़ा रहे हैं, इस तरह से तकलीफ दे रहे हैं। उनका मेंटल स्टेटस क्या होता होगा कि वो स्कूल में, इसके बाद स्कूल जाना है, हुँ।
स्कूल में जाती थी, जाके वहाँ पर भी बच्चों का कोई मतलब साथियों का कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। अकेले चुपचाप बैठे रहना। 1-2 ने बात किया तो किया, वो भी पढ़ाई की बात। बाकी बच्चे जो मिलते हैं, आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। पूरा तो अकेले। हाँ लोनली। तो फिर मैं वहाँ पर पूरा क्लास अटेंड किया, घर लौटी, इसके बाद वो सब सीन को याद करके मैं रोती थी। हाँ। इससे पहले तक मैंने खुद को जैसे पकड़ के रखा, उस इमोशन को हिलने-डुलने नहीं दिया। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे लगता है कि मेरे अंदर को एकदम हार्ड पत्थर जैसा बना दिया था। और मेरे अंदर एक रूड एक पर्सनैलिटी है, वो शायद इसी कारण से है। ओके। बाद में मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे से जो भी मिलते थे मैं शायद ऐसा ही बिहेव देती थी। तो मैंने किसी को, मेरे एक दोस्त को मैंने बोला, बोले तेरे से बात करने से बहुत रुखा-रुखा बात करती है। हुँ, क्या करूँ? पत्थर मिलेगा, मेरे पास तो जमा क्या है? हुँ, जब मैं दुनिया में पहला-पहला कदम रखा, आप लोगों ने सबने मिलके मुझे पत्थरबाज़ी करी। एग्ज़ैक्टली। मेरे पास क्या जमा हो गया? पत्थर जमा हो पत्थर। गया। तो मैं क्या दूँगी गिफ्ट में? बदले में तो मैं पत्थर ही पत्थर ही। दूँगी। मेरे पास है ही यही स्टॉक। तो नेचर ही स्टॉक आपको हाँ, ऐसे शेप किया है। हाँ, तो स्टॉक मेरे पास जो है वही तो मैं दूँगी ना। हुँ, तो वो मुझे लगता था। बाद में मैंने इस चीज़ को फिर चेंज किया, और मैंने अपने थॉट प्रोसेस में ये लाई कि लोग भले मुझे पत्थरबाज़ी करें, क्या मेरे नेचर में कुछ अच्छा नहीं है? हुँ, होगा ना, मेरे पास तो कुछ हुँ, अच्छा होगा, गॉड अच्छा। ने शायद कुछ तो अच्छा दिया होगा। हुँ, वो सब उसको मैं डेवलप क्यों ना करूँ? अपने अंदर प्यार है, हमदर्दी है, सबके प्रति स्नेह है, ये सब चीज़ों को मैं अगर बढ़ाऊँ, तो मैं लोगों को ये सब दे सकती हूँ। हुँ, लोग आके मेरे से क्यों गलत चीज़ लेके जाएँगे? अच्छा एग्ज़ैक्ट। कुछ दूँ। फिर मैंने अपना ये थॉट चेंज करके अपने अंदर बदलाव लाई। ओके। फिर आपने मतलब कब ये डिसाइड किया कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना है अभी? ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए मैं क्लास 9th में थी। 9th। मुझे किसी एक सहेली ने हाँ, हाँ। मुझे एक पेपर कटिंग लाके दिया, थाईलैंड का। तो ओके। मतलब थाईलैंड में होता है ना, थर्ड जेंडर पेजेंट होता है, अच्छा। ब्यूटी पेजेंट। हाँ। तो मुझे एक कटिंग लाके दिया, वो त्रिपुरा के पेपर में ही शायद निकला था, अभी तो मुझे याद नहीं, पेपर एक कटिंग था। हुँ, बोले देख देख ये ऐसा है, तब तो तू भी करवा सकती है। ओके। तो मैंने बोला अच्छा। तो वो जो सपना जगा मेरे अंदर कि हाँ मुझे अभी कंप्लीट बनना है। हुँ, मैंने कभी नहीं सोचा, लोग बोलते हैं आज के लड़के से लड़की, हुँ, मेरे अंदर कभी नहीं आया। मुझे लगा, मैं हमेशा ये बोलती रही कि हाँ मुझे कंप्लीट होना है, हुँ, मैं कंप्लीट बन रही। मैंने ऑपरेशन में जाने से पहले भी सबको डॉक्टर ने कहा था आप सबको बताओ, तो तब भी मैंने बोला मैं कंप्लीट होने जा रही हूँ। हाँ। तो ये क्लास 9th में जो सोच लिया, इसके बाद तो क्लास 10th में जाके मेरा हाइपर डिप्रेशन में मैं चली गई, हाँ। क्योंकि रास्ता एक तो है हुँ, होना और उसमें जाना, बहुत अंतर होता है। मुझे रास्ता पता नहीं है, कहाँ जाऊं मैं? एक मतलब पेपर आपको कटिंग देख लिया, वही सपना देख लिया, सपना जाऊं किधर? कुछ मालूम नहीं। पता है आपको कि ये हो सकता है, लेकिन हाँ, कैसे करना है, क्या करना है, हाँ, प्रोसेस नहीं पता है आपको। प्रोसेस नहीं पता। वही। अभी के समय आप सोचो कि अभी तो मोबाइल है, हुँ, इंटरनेट है, इंटरनेट है। घर घर में आप अपने ही पास बैठ के आप सब कुछ दुनिया को देख सकते हो, जान सकते हो। एग्ज़ैक्टली। तब के समय क्या था? कुछ नहीं। मोबाइल था नहीं। हुँ, आपको कुछ जानना है इंटरनेट से, तो भी साइबर में जाओ, हुँ, कैफे में जाके बैठो, फिर आप देखो, वो भी आपको पता होगा तो। हुँ। ये मुझे कौन से इतना, साल का बात है वैसे? ये तो 96 ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा, तो तो फिर मैंने ये किया, क्या बोलते हैं, इसके बाद मैंने उस साल मैंने मैट्रिक दिया, मैट्रिक देने के बाद मैं फेल किया। अच्छा। तो लगातार मैं फेल करती गई। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे, मैं कहूँगी कि ये एक गहरा अंधेरा एक अध्याय रहा मेरे ज़िंदगी में। हुँ, तब मैं घर में एकदम दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में रहना पसंद करने लगी, अच्छा। और लोगों से बातचीत करना, क्योंकि इतना मेरे को ट्रोलिंग हो गया था तब, मैं घर से निकलने में डर लगता था। हुँ, मैं मार्केट में शायद मैं, मुझे लगता है कि कभी-कभी ज़रूरत ना पड़े और स्कूल भी बंद रहा, हुँ, तो मैं महीने में 1 बार निकलती थी।
ओके। इतना मैंने कटअप कर दिया था लोगों से। फिर ये जो सिचुएशन हुआ इस कारण से मैं रात को जब तब आपको पता होगा कि नहीं कि त्रिपुरा में बहुत लोड शेडिंग होता था। हाँ, हाँ, तब तो लोड शेडिंग के समय में बाहर निकलती थी अंधेरे में, और एक सामने एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में जाके मैं बहुत चिल्लाती थी, रोती थी, और आकाश की तरफ देख के तारों से बात करती थी। अच्छा। तो ये जो मेरा पीरियड गया जिंदगी का 4 साल बहुत कठिन था। लास्ट में मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मौसी और मामा, सब लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि उसको यहाँ पर रहना नहीं है, उसको यहाँ से अगर हटाया नहीं गया हुँ, तेलियामुड़ा से, तो फिर ये तो मर जाएगी, हुँ, तो या तो पागल हो जाएगी। हाँ। क्योंकि वैसे ही आप हाँ, डिप्रेस्ड थे ही तब? हाँ, तो ओके, मुझे वहां से फिर हटा के अगरतला लेके गए। फिर अगरतला में 1 साल मुझे रखा। ओके। 1 साल नहीं, 6 महीना ऐसा कुछ रखा। और एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक टीचर थे, अच्छा, अच्छा। उन्होंने 5-6 घंटा हर रोज मुझे देते थे, ओके। बातचीत करते थे। मेरे अंदर से जितना भी था कचरा, हुँ, दर्द का, तकलीफ का, लोगों के बातों का, वो सारा निकालते गए, हुँ, और मुझे मोटिवेट किया कि कुछ भी हो जाए, जिंदगी जीने का नाम है, भगवान ने एक अनमोल चीज दिया है जिंदगी, हुँ, इसको ऐसे जाया नहीं होना है। एग्ज़ैक्टली। तो इसमें आप जियो, आप पॉजिटिव सोचो, कोई नेगेटिव दे रहे हैं उसमें भी पॉजिटिव कुछ कुछ ना कुछ तो होगा ना, हुँ, आपको हार्ड बनाने के लिए दे रहे हैं सभी। हुँ, तो ऐसे ऐसे करके मोटिवेट करते गए। उस साल मैंने पास किया मैट्रिक। इसके बाद क्लास 11 12, क्लास 11 में जाके मेरे जिंदगी में फर्स्ट मेरा बॉयफ्रेंड आया, अच्छा, अच्छा। और उसने फिर मुझे दुनिया में बहुत कुछ दिखाया। और शायद मैं कहूँगी कि अम, थोड़ा सा मैं लोगों से मिलने जुलने लगी। ओके। इससे पहले भी कटा कटा सा रहती थी, तो तब जाके मैं मिलने जुलने लगी। हुँ, बाद में मैंने कॉलेज कंप्लीट किया। इसके बाद पार्लर दिया मैंने। अच्छा, खुद का पार्लर हाँ, दिया खुद शुरू का किया। पार्लर दिया। फिर तो रास्ता ढूंढती रही। जब कि मैंने कैसे पार्लर हाँ, दिया तब मैंने रास्ता ढूंढना शुरू किया, तब तक भी मेरे पास रास्ता नहीं था ओके। कि कैसे आगे बढ़ूं। हुँ, कहाँ जाना है वो गोल आपको मालूम है, हुँ, लेकिन रास्ता तो प्रोसेस दिख नहीं रहा, वही। प्रोसेस नहीं पता हुँ, कि कैसे करके जाऊं। हुँ, फिर मेरे और एक दोस्त ने, तब वो शिकागो रहता था, अच्छा, उसने मुझे मदद दिया वहां से। तो उसने जानकारी लेके बताया कि आप जाओ, नेट पे बैठो और ऐसे करके सर्च करो, तो ओके। आपको फिर सब कुछ मिल जाएगा, हुँ, फिर आप प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। अगरतला गई, अगरतला में भी एक दोस्त ने ही मदद किया, और फिर धीरे धीरे मेरा काफिला आगे बढ़ता रहा कि हाँ चलो अभी रास्ता मिलेगा। हुँ, फिर एक डॉक्टर मिले, उनसे मैंने बातचीत किया। फिर भी एक चीज मिसिंग रहा कि जो सही गाइडेंस है मुझे नहीं वो तो मिला। नहीं मिली। नहीं मिला, जिस कारण से मेरा पहले इस प्रोसेस में क्या होता है कि पहले आपको जीआईडी लेटर लेना होता है, अच्छा, वो क्या होता है? जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट, और ओके। जो जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया। हुँ, हुँ, तो ये जीआईडी लेटर मेरा लेना हुआ गुवाहाटी में। इसके बाद जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का बहुत एक मुख्य भूमिका है, हुँ, वो मेरा मिसिंग हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे गाइड नहीं किया कि आपको हार्मोन थेरेपी लेना है। अच्छा, अच्छा। डायरेक्ट मेरा ऑपरेशन में बुला लिया। अच्छा, हाँ, हार्मोन थेरेपी तो लेना हाँ, पड़ेगा फिर। लेना पड़ता है, एक हाँ, साल 6 महीना कम से कम आपको लेना होता है। हाँ, हाँ, वो तो वो जो चीज मेरा मिसिंग हो गया। हुँ, फिर हार्मोन मैं चली थेरेपी गई। हाँ, यानी मतलब वही ना कि जो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल और एस्ट्रोजन लेवल हाँ, को हाँ, हाँ, बैलेंस हाँ, करने के लिए। बैलेंस करने के हाँ, लिए। हाँ, तो आपके बॉडी में क्या चीज हाँ, है, क्या चीज को घटाना है, क्या चीज क्या को चीज़ को बढ़ाना है, बढ़ाना है। वो होता है हार्मोन थेरेपी। तो इसमें मेरा मिसिंग होने से मुझे प्रॉब्लम का आगे चल के प्रॉब्लम हुआ। बाकी उस समय तो मैं खुशी खुशी थी कि हाँ चलो रास्ता मिल गया, हुँ, अब मैं मेरा जो चेंजेस है मैं कर लूंगी, हो जाएगा। मुझे तो जो गोल ये था कहाँ पर हुआ था? वो हुआ मुंबई में। मुंबई में, ओके। हम्म। तो मैं डॉक्टर से फोन में बात करती रही 1 साल तक। 2009 की बात है, 2009 में मैंने
डॉक्टर से बात करना शुरू किया। 10 में मेरा ऑपरेशन हो गया। ओके। नवंबर के महीने में 11 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ। हम्म, फिर और भी वहां पर मैं 9 महीना रही। 9 महीने के बाद मैं त्रिपुरा में आई। अच्छा। ऑपरेशन के बाद मुझे पता पड़ा कि हार्मोन ट्रीटमेंट करना जरूरी है, हाँ जो हाँ। पहले होना चाहिए था। हम्म, क्या करूं, अब तो हो गया तो हो गया, तो अभी शुरू करना है। फिर मैंने वहां पर हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट करके फिर वापस आ गई। वैसे नॉर्मल प्रोसेस क्या है, पहले हार्मोन ट्रीटमेंट होता है? नॉर्मल प्रोसेस है कि आपको जीआईडी लेटर ले लिया। हाँ। अभी तो ऐसा भी नहीं, अभी ये है कि पहले आपको ट्रांस कार्ड लेना होगा, अच्छा। वो जो डीएम से देते हैं। ओके। इसका पोर्टल भी है। हम्म, पोर्टल में आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन में। फिर ऑफलाइन में जाके आपको सर्टिफिकेट और कार्ड लेना है। ओके। तो ट्रांस कार्ड के बाद फिर आपको जाना है ये साइकेटिस्ट के पास। ओके। वहां से आपको जीआईडी लेटर लेना है। हम्म, इसके बाद जीआईडी लेटर लेके आप वो जीआईडी लेटर को देना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। ठीक है। ये प्रोसेस है, एक के अच्छा। बाद एक। फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको कुछ टेस्ट देंगे। टेस्ट की रिपोर्ट आपको भेजना है, फिर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपको ये चीज शुरू करना है। उसमें भी परसेंटेज होता है कि पहले तो 1% देते हैं, फिर 2%, 3%, 4%। ओके। अगर जरूरत पड़े तो फिर बैक भी आते हैं, फिर आगे जाते हैं, ऐसे करके रिवर्स और फिर फॉरवर्ड, ऐसे करके आपको पूरा ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आपने कर लिया, इसके बाद आप एक स्टेप ले सकते हो। ओके। मेरे समय क्या हुआ कि एक साथ मेरा टॉप एंड बॉटम दोनों सर्जरी कर दिया, ओके। ओके। जो बहुत रेयर होता है। हम्म, इंडिया में बहुत रेयर है, और इसके बाद तो इसको बैंड भी कर दिया, क्योंकि एक ही सिटिंग में आप दोनों ऑपरेशन कर देना, ये तो रिक्सी भी है हाँ बहुत। बहुत रिक्सी हो जाता है। तो जिस कारण से मेरा तो एक साथ हो गया तो हो गया, चलो जो भी है। बाकी अभी प्रोसेसिंग ऐसा है कि आपने 7-8 महीना हार्मोन ट्रीटमेंट कर लिया, इसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप लिया, या तो ओके। बॉटम करो या तो टॉप करो। ओके। कर लिया, इसके बाद एक तो हार्मोन ट्रीटमेंट से होता क्या है, आपका वॉइस चेंज हो जाएगा, हम्म, आपके स्किन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हम्म, अगर आप मेल हो, फीमेल बनना है, हम्म, तो फेमिनिटी जो होती है ना, कि हम्म, बॉडी में वो चेंजेस आना शुरू हो जाता है। आपका ओके। फेस, आपके बालों का ग्रोथ, हम्म, स्किन स्ट्रक्चर हो गया, फिर बालों का ग्रोथ हो गया, हाथ पैरों का जो हम्म। शेप है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। मतलब पूरा बॉडी स्ट्रक्चर में हाँ, चेंजेस आते हैं। फेस में थोड़ा सा ओके। चेंजेस आता है। तो ये सारा कुछ होता है कि वो हार्मोन ट्रीटमेंट से जितना आप अच्छा हार्मोन ट्रीटमेंट लेंगे, उतना ही आपका बढ़िया रिजल्ट होगा। हम्म। तो मेडिकेशंस तो पहले, मतलब सर्जरी से पहले आप लोगे, हाँ, फिर बाद में सर्जरी भी। के बाद भी लेना पड़ेगा? हाँ, वो क्या होता है कि हार्मोन, अगर आपने हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हम्म, ऑपरेशन से 15 दिन पहले हम्म। या 1 महीना पहले, आपने उसको बंद करना होता है। ओके। बंद कर दिया, हाँ। फिर आपका ऑपरेशन। ट्रांजैक्शन हो गया, हाँ। एक मतलब ऑपरेशन हो गया, हाँ। फिर 1 महीना, ओके। फिर आप चालू कर सकते हो। तो वो कितना दिन तक रहता है वो मेडिकेशन? वो आपका तो डॉक्टर बताएंगे, आपके फिजिकल के ऊपर है, ओके, कि मतलब। आपका स्ट्रेंथ के ऊपर आप कितने साल तक लेना जरूरी है। ये अच्छा। जरूरी होता है, हाँ। क्योंकि विदाउट हार्मोन तो बॉडी चल नहीं सकता। हम्म, और एक अगर आपने बॉटम सर्जरी कर लिया, हम्म, अगर आप मेल हो और फीमेल बन रहे हो, तो आपका एक बॉडी पार्ट यहाँ पर कट हो जाता है ना। हम्म, तो कट हो गया, तो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स बन रहे थे, उसमें तो तो स्टॉप करना। वो तो स्टॉप हो गया। तो अभी नया तरीके से आपको बॉडी इसको क्रिएट करे, हम्म। तो सपोर्टिंग आपको लेते रहना होता है। 12 साल, किसी का 15 साल, किसी का अच्छा। 20 साल, इतना तक आपको लेते रहना होता है आउटसाइड से। फिर इसी तरह से फीमेल टू मेल का भी ऐसा ही है। ओके। पहले आपने हार्मोन लिया, लेने के बाद फिर टॉप सर्जरी हो गया, फिर हेस्टो हो गया, जो इंटरनल पार्ट्स है उसको रिमूव रिमूव करना, करना। फिर आपका क्रिएशन करना। ओके। तो ये सब कुछ मतलब आपने पेनिस क्रिएट किया, हम्म। ये सब हो जाता है। तो ये जो सर्जरी होता है वो कितना डेंजरस होता है? ये सर्जरी डेंजरस तो इतना नहीं है। अच्छा। बाकी अगर आपने देखभाल सही से नहीं किया तो फिर हो सकता है। ओके।
इसमें ऐसा रहता है कि आपका जो ऑपरेशन हुआ इसके जस्ट बाद पहले तो 9 दिन 10 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना होता था। अभी भी रह सकते हैं लेकिन उसका कॉस्ट फिर ज़्यादा पड़ जाता है। ओके। इस ऑपरेशन में ऐसा कोई डरने की बात नहीं होती है क्योंकि अभी एडवांस साइंस है, बहुत तरक्की कर लिया है, पहले के जैसा रहा नहीं। अभी बहुत सेफुली होता है। फिर भी अगर आपने तो खुद का ध्यान नहीं रखा और कभी आपको इन्फेक्शन वगैरह टच हो गया, तो फिर कुछ डेंजर हो सकता है। होता भी नहीं है ऐसा भी नहीं, इसका रेट बहुत कम है। मान लो 70-30 70-30 भी नहीं बोलना चाहिए, 80-20 20% आपका हो सकता है। डेंजरस मतलब कितना डेंजरस है? लाइफ थ्रेटनिंग है ऐसा कुछ? हाँ, हो सकता है। उसमें फिर आपको 2% 1% होगा लाइफ रिस्क का। मेरे परिचय में भी ऐसा हुआ है, किसी का मौत भी मैंने देखा है। वो भी त्रिपुरा की ही थी और उसके फैमिली से कोई सपोर्ट में नहीं थे। जब उसने ऑपरेशन करवाया उसका ब्रेस्ट सर्जरी हो गया था और वो रहती थी बैंगलोर में, उसके देखभाल के लिए कोई नहीं थे। फिर मैंने देखा है कि मेरी आँखों के सामने वो वीडियो कॉल करती थी ना, मैं बहुत रोई उसके लिए कि आँखों के सामने उसके 15 दिन के अंदर-अंदर, लास्ट का तो 2 दिन था, जब डॉक्टर ने कहा कि उसका लंग्स में इन्फेक्शन टच हो गया और पहले दिन बोला, सेकंड दिन बोलते हैं कि 70% इसका लंग्स डैमेज हो गया। इतना फास्ट कैसे हो सकता है? फिर थर्ड दिन बोलते हैं कि इसका तो बाद में ये उसने हार्ट में भी पकड़ लिया था। उसका हार्ट भी डैमेज होने लगा, तो हार्ट काम करना छोड़ रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ पर गलती हुआ? मुझे कुछ भी मालूम नहीं क्योंकि मैं त्रिपुरा में हूँ। वो कहाँ बैंगलोर में है, उसके साथ कोई नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड एक हाई प्रोफाइल अफ़सर है। तो उसको मैंने बोला तुम जल्दी से जाओ, उसको भी छुट्टी नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में वो जब गया, जिस दिन गया उसने उसी दिन दम तोड़ दिया। बहुत दुःख लगा मुझे कि ऐसा भी हुआ। बाकी इसमें और किसी के साथ मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। बाकी तो थोड़ा-सा अच्छे से रहो, अच्छे से खान-पान करो। अ, अगर आप स्मोक करते हो, अगर आप ड्रिंक्स करते हो, तो ये सब में परहेज़ होना चाहिए। अगर आप नॉन-वेज ज़्यादा खाते हो, नॉन-वेज का परहेज़ होना चाहिए। आपको फ्रूट ज़्यादा लेना है, आपको जूस ज़्यादा लेना है, हेल्थ ड्रिंक आप ले सकते हो। ये सब का अगर आप ध्यान रखते हो तो कुछ ब बड़ी बात नहीं है। आप आराम से एकदम आपने जो लक्ष्य रखा हो उस तक पहुँच जाओगे। और मैंने देखा है कि ये फ़ील्ड में लोग आपका पॉकेट देखते हैं। अच्छा। आपके पॉकेट का वज़न कितना है? शायद इस फ़ील्ड में नहीं, डॉक्टर का काम ही शायद ऐसा ही है कि पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट अगर वज़नदार है तो जितना चाहो उतना आप लूट लो। कोई हाँ, भी, आजकल तो है ऐसे ना? ही चल ऐसा ही है। हाँ। ये एक मेडिकल माफ़िया हो गया है। मेडिकल माफ़िया में यही चल रहा है कि माफ़िया लोग क्या करते हैं, बंदूक दिखा के लूटते हैं और ये लोग डर दिखा के लूटेंगे। तो और ये इसमें वहाँ तो चलो रोगी को डर है मैं मर ना जाऊँ इसलिए, ये डर के कारण वो लोग लुटा देते हैं। और इसमें क्या है, इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। डर की बात नहीं है। यहाँ पर इमोशन की बात है। तो इमोशन दिखा के आपको लोभ दिखाएँगे, आपका ऐसा कर देंगे, वैसा ये वो बोल के फिर लूटते हैं। तो ये मतलब सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता है क्या? सरकारी तो होता है, बाकी वही तो बोला ना मैंने कि इमोशन, हाँ, आपको डर रहेगा, इसमें डर और इमोशन दोनों आ गया। दोनों है। तो आपको रहेगा कि मैं फ्री में अगर कराऊं और हाँ, गलत अगर हो गया, डॉक्टर पता फिर नहीं तो अच्छे से करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करके होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं तकलीफ करके पैसा करके दे देता हूँ या दे हाँ, देती हूँ। तो ये जो बातें आती है ना, डॉक्टर्स इसी बात का ही फायदा लेते हैं। हाँ। तो एप्रोक्स मतलब कितना लगता है पूरा प्रोसेस? ये एप्रोक्स। वही मतलब एकदम हार्मोन ट्रीटमेंट लेके कि हाँ, सिर्फ ओनली, इंक्लूडिंग अच्छा इंक्लूडिंग हार्मोन इंक्लूडिंग, ट्रीटमेंट। हाँ, हाँ इंक्लूडिंग हार्मोन ट्रीटमेंट अगर बोलेंगे ये तो धीरे धीरे प्रोसेस है। हाँ,
लॉन्ग हार्मोन, प्रोसेस है। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हाँ। है, आपका हमेशा चलने वाला। हाँ। तो इसमें पहले पहले रहता है कि जीआईडी लेटर लेने में सिर्फ जो 1,500 तक का खर्चा आएगा हार्डली। ओके ओके। 1,500 से 5,000 मैंने मान लिया। हाँ। और हार्मोन ट्रीटमेंट में शुरुआत में 8,000 9,000 इतना ही। अच्छा। फिर महीने का 3 से 4,000 बस। ओके। और वो भी सर्जरी का कितना? मेल टू फीमेल के लिए, और अच्छा। फीमेल टू मेल के लिए तो और भी कम, और 500 रुपए का खर्चा, 500 ओके 600 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए। समझ। और ऑपरेशन में टॉप सर्जरी अगर मेल टू फीमेल बोलेंगे तो उसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट में तो क्वालिटी के ऊपर, आप कौन सी क्वालिटी में जा रहे हो। इसमें बहुत सारा क्वालिटी है अलग अलग, आपको कैसा चाहिए, आपके डिजायर कैसा है, उसके ऊपर। उसका ऊपर। कि आपको लुक चाहिए, लुक वाइज तो अलग हो गया। आपको नेचुरलिटी चाहिए तो अलग हो गया। तो और लुक वाइज और नेचुरलिटी दोनों में कॉम्बिनेशन में चाहिए फिर तो वो अलग। अलग हो गया। हाँ। तो लोगों के डिजायर के हिसाब से अलग अलग 3 पार्ट बना दिया है। अभी 3 सेक्शन में आपको जो आपको पसंद आता है वो। जो ओनली लुक, तो उसमें कम में हो जाता है, 80,000 से लेकर एकदम 1 लाख 1.5 लाख में हो जाएगा। ओके। और अगर आपको नेचुरलिटी चाहिए, ओनली नेचुरल हो, उसमें मतलब कोई मेरा शेप का या साइज का या ये सब कोई मायने नहीं रखता। तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा हाई क्वालिटी में जाना पड़ता है, 2 लाख 2 2.5 लाख। लग जाता है। हाँ, टू ओके। 2.5 ऐसा ही हो जाता है। और अगर कॉम्बिनेशन में चाहिए तो उसमें फिर आपका 1,30,000, 1,40,000, 50 ऐसा, 60, 1,60 ऐसा ही कुछ हो जाता है। ये हो गया टॉप का। और अपोजिट में मैं टॉप का बोलूंगी, जो फीमेल टू मेल का है, उनका टॉप सर्जरी में जाता है कि 1,30,000, 1,20,000 ऐसा कुछ, अगर वो भी की होल में हो गया तो। और अगर डबल इंसिलिन करना होगा तो फिर उसमें 2 तक जाता है। ये हो गया टॉप सर्जरी का। बॉटम सर्जरी में फीमेल टू मेल का ऐसा है कि जो हेस्टो है, जो ओवरी और यूट्रस रिमूव का होता है, उसमें 80,000, 55 से लेकर 80,000, 1 लाख तक हो जाता है आराम से। और बॉटम सर्जरी जो पेनिस क्रिएशन, उसमें फिर 3.5 4.5 ऐसा लग जाता है, 5 lakhs तो को आपका कंप्लीट। और मेल टू फीमेल के लिए है तो उसमें फिर अगर आप कल्चर में जा रहे हो, यहाँ पर फिर अलग हो गया बॉटम सर्जरी में। कि अगर आप कल्चर के हो तो घराने में जाना है, गुरु प्रथा में जाना है, तब तो उनको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वो लोग सिर्फ कट कराते, 0 डेप्थ में कराते हैं, 80,000 में जो हो जाता। मतलब ये डिफरेंट, मतलब आपके ऊपर है, हाँ, आप क्या करना चाहोगे उसके हिसाब से। आपकी नीड क्या है ईट के, उसके हिसाब से। फिर अगर आपको फिर इसमें और एक आ गया कि ये तो गया 0 डेप्थ का, फिर आपको आ गया कि आप कितना चाहते हो डेप्थ। डेप्थ के हिसाब से फिर आपका ये प्लासिफिकेशन होता है कि ये ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन होगा, पेनाइलिन वर्जन होगा, या तो आपका सिग्मॉइड होगा, कोलन होगा। तो वो अलग अलग हो जाता है। ये तो आप लोग 13 से लेकर हाईएस्ट आपका हो गया 4.5 5 लाख तक है। तो मतलब अभी आप मतलब क्या कर रहे हो? बाई प्रोफेशन तो मैं, ऐसा तो मेरा पार्लर खुद का अभी भी है, पार्लर चलाती हूँ। साथ में मैं त्रिपुरा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ। साथ में मैं टी-सेक्स की को चेयर हूँ। और स्टेट रिसोर्स पर्सन होने के नाते से जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन होता है, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेंबर की ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम वगैरह कराना हर डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, तो ये सब मैं अटेंड करती। या अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह हाँ। तो सर्जरी के पहले और अब जो लाइफ आप जी रहे हो उसमें क्या डिफरेंस आपने देखा है? बहुत
बहुत दिन-रात का अंतर है। पहले मुझे जो लोग दादा बोलते थे या तो भैया बोलते थे, कोई अंकल बोलते थे बच्चे, तो आज वही लोग आंटी बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, तो दीदी बोलते हैं। ये तो बहुत अंतर ही होगा ना? मतलब दिस लाइफ इज बेटर। हाँ, क्योंकि ये तो मेरा यही तो मुझे चाहिए था ना। और जो मैंने छोटेपन से मैंने अपने आप को फ़ील किया, वही तो था। मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं एक लड़का हूँ, जो मैंने शुरुआत में भी बोला। और चेंज होने के बाद भी मुझे ये लगा नहीं कि मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा हो गया। मेरे शरीर में कुछ अलग चेंजेस ज़्यादा कुछ हो गया, मुझे ये फ़ील नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला आपको एकदम से अलग फ़ील होगा, तो मुझे फ़ील नहीं हुआ। शायद मेरा ये माइंडसेट पहले से था, इस कारण से मुझे कभी अलग फ़ील लगा ही। अच्छा लगता है, अभी तो खुल के जी रही हूँ। पहले भी लोग नेगेटिव आपके लिए ना लोग मायने नहीं रखते। लोगों की बातें मायने नहीं रखती। आप क्या सोचते हो, वो मायने रखता है। आप खुद को कैसे पाना चाहते हो, खुद के लिए क्या सोचते हो, क्या देखते हो। आपको जीना है ना। ज़िंदगी किसकी है? आपकी है। आपको जीना है, आपको कैसे जीना है वो तो आप सोचोगे, आप निर्धारित करोगे कि मुझे इस रास्ते जाना है, ऐसे करके जीना है। हम क्या करते हैं कि हम लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लोग हमें स्वीकार करें, लोग हमें अपनाएँ। ये जो बातें हैं, यही पर बैरियर होता है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए बोलता है कि हाँ, रुकावट। कम रखना चाहिए। हाँ, आपको एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं रखना है, खुद से रखना है कि खुद क्या चाहते हो? आपको क्या चाहिए? आपका डिज़ायर क्या है? आपका गोल क्या है? आपको कहाँ पहुँचना है? वो सब आपको निर्धारित करना है, ना कि लोग आपको कर देंगे। हम क्या करते हैं ना, हम अपनी खुशी के लिए रिमोट सिस्टम दूसरों के हाथ में दे के रख देते हैं। दूसरे दबाए, हाँ, दूसरों ने ये कहा तो मेरा मूड ऑफ हो गया, दूसरों ने ये कहा तो मैं खुश हो गई, प्रशंसा किया तो खुश हो गई, किस गलत बोला तो मैं दुखी हो गई। अरे दूसरों के हाथ में आप देते ही क्यों हो? मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी लाइफ है, आ, आपके हाथ में, आपकी लाइफ की रिमोट आपके हाथ में होनी चाहिए। और आपको जो चाहिए उसमें रुकावट आप खुद हो, कोई और नहीं बनता। हमें लगता है कि उसके कारण ना मेरा ये काम नहीं बन रहा है, उसके कारण नहीं, आपके सोच के कारण। आपका सोच बदलो, आपके रास्ते होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। बस यही है कि मुझे पहले से बेहतर अभी का लाइफ तो लगेगा ही, ये स्वाभाविक सी बात है। और लोगों का बिहेवियर, और पहले भी मैं इतना सोचती नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं। कभी दर्द देता था, कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। जब मेरे 4 साल मेरा बेकार हुआ, तो इसके बाद भी मेरे लाइफ में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया कि मैं पहले भी जब लोग बोलते थे, मैं डिस्टर्ब हुई बहुत बार। लेकिन बाहर से मुझे किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही बार पड़ी जब मैं क्लास 10th में मैंने फ़ेल किया मैट्रिक में, तब मुझे जो उस समय किसी का ज़रूरत पड़ा, इसके बाद कभी ज़िंदगी में और दोबारा ज़रूरत नहीं हुआ। बाकी हाइपर डिप्रेशन में मैं इसके बाद भी और 3 बार गई, ओह! लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ा। सेकंड टाइम जब गई, तब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। क्लास 11th में थी तब मैं। तो वो मेरा आखिरी था। इसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारीज़ गई। ब्रह्मा कुमारीज़ से जॉइन होने के बाद तो मुझे और कभी ऐसा सोच नहीं आया। क्योंकि वहाँ पर पॉज़िटिव सिखाया जाता है, ज़िंदगी पॉज़िटिव बनाया जाता है। आपको आपका गोल फ़िक्स करने का मौका मिलता है। जितना पॉज़िटिव रहोगे, आपके सामने रास्ता क्लियर दिखेगा। अगर ये ग्लास अगर धुंधला होगा, सामने का रास्ता आपको दिखेगा नहीं। धुंधला होगा ना, मान लो एक कोहरा है बाहर, आपको दिख नहीं रहा है आगे का, गाड़ी आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिमर देना पड़ेगा। डिफर या डिमर बोलते हैं उसको, बोलते हैं आप डिमर। तो ये देना पड़ेगा ताकि आगे वाले को पता चले, क्योंकि कोहरा है, इधर हूँ मैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक्सीडेंट का डर रहेगा। तो इसी तरह से हमारे जो बुद्धि का है ना एटमॉस्फेयर, उसमें कोहरा नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हो, आपके पास एकदम फुल विजन आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है तो आपके पास सब कुछ इजी है, आप जा सकते हो सहजता से। सर, तो ये पूरा प्रोसेस में आपको सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया था? अ,
इस पूरा प्रोसेस में मेरे माँ-बाप ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। क्योंकि तब के समय आज तो मैं देखती हूँ लोगों के अंदर एक्सेप्टेंसी बहुत कम है, अभी भी। लोगों को डर लगता है कि समाज क्या बोलेगा? एग्ज़ैक्टली। हमारे अंदर ये दब जब तक रहेगा ना कि समाज कौन क्या बोलेगा, पीछे ये बोलते हैं ना बंगाली में एक कविता है, पाछे लोग किछु बोले। तो जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना पीछे वाले बोल रहे हैं, मेरे आसपास वाले बोल रहे हैं, तब तक तो हमारा जो रास्ता है वो तो हमने ही बैरियर डाल के रखा है। हम आगे बढ़ेंगे कैसे? कैसे? और मुझे अपने बच्चे के लिए सोचना है तो मैं लोगों का सोचूं कि अपना खुद का सोचूं, क्योंकि मुझे बच्चे की खुशी चाहिए ना। क्योंकि अगर आप उनके पेरेंट्स हैं तो आपका नज़रिया क्या होना चाहिए कि मेरे बच्चे किस में खुश हैं। वर्तमान समय क्योंकि इस फील्ड में मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, तो बहुत सारा केस में देख चुकी हूँ ऐसे कि अ, लोग बोलेंगे, अरे हमारे घर में नहीं चाहिए। इतना दबाते हैं, इतना डराते हैं, मारते पीटते हैं, बांध के रखते हैं, घर के अंदर बंद करके रख देते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ना। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे माँ बाप ने तो तब के समय एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, और सिर्फ इस चीज़ को माना नहीं, उन्होंने अपना जितना कुछ था उनके पास, सब कुछ डाल के मेरा ऑपरेशन करवा के लाए। वही पेरेंट्स अगर सपोर्टिव रहेगा तो लाइफ आपका बहुत ईज़ी है। हो जाता है। हाँ, आपका जर्नी बहुत ही फ्रूटफुल होगा कि हाँ, आपको रास्ते में जो भी दिक्कतें आएँगी ना, आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आपके तो पेरेंट्स ही आपके साथ थे। आपके घर वाले आपके सबसे बड़ी सपोर्टिंग सिस्टम है। और सपोर्टिंग सिस्टम आपका जितना हार्ड होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका लाइफ भी तो अच्छा होगा। हाँ, लाइफ ईज़ी हो जाएगा। नहीं तो लोग सपोर्ट के लिए बाहर जाते हैं, बाहर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कोई मुझे सपोर्ट दे दे। आज ये स्वाभिमान है, स्वाभिमान सपोर्ट दे रहा है, ये सबके लिए ऐसा नहीं होता है, सबको मिलता नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहीं पर सुना था कि एक बच्चे को मतलब ऐसा हो रहा था कि वो लड़का है, बट उसका अंदर से फीलिंग लड़के वाला है, ठीक है? तो जब उसने ये बात अपने मम्मी-पापा से शेयर किया, तो क्या हुआ कि वो लोग सपोर्ट करने की वजह से मतलब सपोर्ट ना करके उसको किसी डॉक्टर के पास पहले ले गए कि तेरे चेकअप कराएँगे ऐसे वगैरह वगैरह। फिर एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए कि उसको मतलब समझाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो गलत सोच रहे ऐसा वगैरह। अच्छा। तो ऐसे अगर कोई करे पेरेंट्स, हम्म फिर बच्चे को क्या करना चाहिए? तब ऐसे तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, जो हमारे लिए लॉ बनाया गया है कि ट्रांस पर्सन को बहुत सारा सुविधाएं दिया जाए। उसके लिए फिर पहले आपको ट्रांस कार्ड है कि नहीं वो फिर जांचते हैं, देखते हैं। अगर आपके पास ट्रांस कार्ड है, अगर आप मतलब 18 के ऊपर हो, तो फिर आपका ट्रांस कार्ड के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने ही सेल्फ डिक्लेरेशन से आप ट्रांस कार्ड बना सकते हो। अच्छा, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपसे कोई ऑफिसर मांग भी नहीं सकते कि आप मेडिकल टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, कुछ भी नहीं चाहिए। आपने सेल्फ डिक्लेरेशन में एक एफिडेविट जमा किया और आपका ट्रांस कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर ट्रांस कार्ड आपके पास है, फिर पेरेंट्स आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रहे, या तो गलत बिहेव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आपको घर में बंदी बना के रख रहे हैं, तो आप प्रशासन का मदद ले सकते हो। ठीक है, कानून आपके साथ है, आप कानूनी मदद ले सकते हो। आप अपने माँ बाप के खिलाफ भी खड़े होके उनके खिलाफ केस भी दायर कर सकते हो, और फिर उनको मानना पड़ेगा, आपका ट्रांजैक्शन कराना पड़ेगा, और आपको ससम्मान घर में भी लाना पड़ेगा। हाँ, सर ये सही तो ये है। लेकिन अगर आप बिलो 18 हैं, तो फिर आपके घर वालों का ही फिर सपोर्ट चाहिए। मैंने देखा है त्रिपुरा में ज़्यादातर जो ट्राइबल बेल्ट में है ना, उन लोगों को बहुत अच्छा एक्सेप्टेंसी मिल जाता है। मिल जाता है उनको, सहजता से अपना भी लेते हैं, ट्रांज़ैक्शन भी करा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं। बाकी उनमें फिर डॉक्यूमेंट्स चेंज करने का वो लोग दबा देते हैं इस बात को कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ऐसा ही था, ऐसा बोल देते हैं। तो ये सब बातों अभी भी वही है ना
कि समाज क्या बोलेंगे, ये सब बातों का ही सोच है। मेरे टीम ने कुछ रिसर्च किया था आपके बारे में, जी। तो पता चला कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो। हम्म। उसके बारे में कुछ बताओ, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अच्छा। अ, ऐसे तो मैंने काम करना बहुत ऑपरेशन के बाद ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, पर्सनली करती थी। जो लोग मुझसे मिलने आते थे कम्युनिटी पर्सन, तो उनको मेंटल सपोर्ट देना एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को आप मेंटल सपोर्ट दे रहे हो। तो मैं ये काम करती रहती थी। बाकी मेरे दिमाग में था कि जैसे मैं मिसगाइड हुई, गाइडेंस मुझे सही ढंग से मिला नहीं। अब त्रिपुरा में ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं एक संस्था ऐसे बनाऊं जो सबकी मदद करे। पर अकेले-अकेले तो आप संस्था बना नहीं सकते। और कम्युनिटी पर्सन मैं ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी। तो धीरे-धीरे लोग मिलते गए। यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए फर्स्ट टाइम। वो लोग बाहर के थे, लीना दीक्षा बोल के, वो लोग से मेरा मिलना हुआ। तभी मैं ज़्यादातर लोगों से जैसे शुभ से मिली मैं, फिर अमित से मिली और शंकर से मिली, बहुत सारे लोगों से पहचान हुआ। फिर हम लोगों ने कहा कि हम शुभ से ही मेरा ज़्यादा बात हुआ। शुभ के साथ मैंने ये किया, मैंने बातचीत किया और बोला कि मुझे एक ऐसा संस्था बनाना है। तो वो तो ऐसे असम के एक्टिविस्ट हैं, तो यहाँ पर नौकरी करते हैं यूनिवर्सिटी में। तो उनको भी चाहिए था कि हाँ, त्रिपुरा में भी कुछ काम करें। फिर त्रिपुरा में हम दोनों ने मिलके ये फिर रूपरेखा बनाया, लोगों को जोड़ते गए और एक स्वाभिमान नाम से ये संस्था बना दिया। जो संस्था फिर तुरंत रजिस्टर्ड भी हो गया। ये एलजीबीटी के लिए समर्पित संस्था है। और आगे हम धीरे-धीरे फिर काम को बढ़ाते गए, फिर गवर्नमेंट से भी हमें बुलावा आया। और फिर जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, वो भी 1 साल पूरा होने को आया है। 1 साल ही हुआ है जस्ट, तो ये बोर्ड भी बना, तो प्रोसेस धीरे-धीरे होता रहा। तो अभी गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं इस पे, पूरा एकदम हाँ, काम कर रहा है ना? गवर्नमेंट का तो बहुत हेल्प है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। और बहुत सारा स्टेप भी लिया है। जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो गवर्नमेंट का ही है। हमने पॉलिसी दिया है त्रिपुरा में, त्रिपुरा ट्रांसजेंडर पॉलिसी बोल के पॉलिसी भी दिया गवर्नमेंट के पास, वो जो मिनिस्ट्री से भी पास हो गया, कैबिनेट से। तो फिर हमने गैजेट एडॉप्शन भी करवाया, सेंट्रल गैजेट जो है फ्रांस का, तो गैजेट भी एडॉप्शन करवाया, वो अभी है कैबिनेट में है। कुछ ही दिनों में, नहीं, कैबिनेट से वो भी पास हो गया है, वो अभी पब्लिक डोमेन में आने वाला है। तो ऐसे करके धीरे-धीरे काम आगे बढ़ रहा है। तो अगर सपोज मैंने थोड़ी देर पहले जो सिचुएशन दिया हुँ, कि किसी को मतलब ऐसा फील हुआ कि वो लड़का नहीं है, बट अंदर से लड़की है, तो अपने पेरेंट्स को बताया, लेकिन पेरेंट्स ने उसको हॉस्पिटल में ले गया या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया। तो मतलब अगर ऐसा कोई फील कर रहा है, मतलब उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए कि किसके पास तुरंत पहले सबसे पहले जाना चाहिए? इस चीज़ के लिए तो मैंने स्कूल में अभी जैसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, तो मैंने हर एक जगह पर टीचर्स को रखने का बोला है कि स्कूल टीचर रहे। स्कूल से, हाँ, हर एक स्कूल से हेड टीचर रहे, असिस्टेंट हेड टीचर रहे या तो प्रतिनिधि रहे स्कूल की, रहना कंपल्सरी है। तो मैंने हर एक जगह पे बोला है कि स्कूल टीचर को रहना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक बच्चा जब जाता है पढ़ाई के लिए, स्कूल में ही पहले-पहले जाएगा और वहाँ ही आइडेंटिफ़ाई होगा कि हाँ, ये ट्रांस पर्सन है, ये गे है, लेस्बियन है, जो भी है। तो उसको वहाँ पे ही समझा जाएगा, टीचर्स के नज़र में आएगा। अभी टीचर क्या करते हैं, मैंने तो मेरे लाइफ़ में जो हुआ, टीचर ही बुलिंग करते रहते हैं। तो मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जो टीचर्स रूम होता है ना, एक बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ सामान लाने के लिए डस्टर होता है ब्लैक बोर्ड में, जो पेंसिल रहता है, चॉक पेंसिल, वो लाने के लिए मैं रूम में वहाँ पर गई टीचर्स रूम में। जाके पता पड़ा कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मेरे ही विषय में, और बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे, हँसी मज़ाक कर रहे थे। तो ये टीचर्स में ही तो ऐसा है, तो उनको तो अवेयर ज़्यादा होना पड़ेगा ना।
कि आप अगर ऐसे करोगे तो फिर तो आप तो समाज निर्माण कर रहे हो। क्या निर्माण करोगे अगर आपका ही बिहेव ऐसा होगा तो? तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है कि आप पहले जानो। और अगर आपको ऐसा स्पेशल चाइल्ड दिखता है तो आप उसको स्पेशली ट्रीट दो। आप उससे बात करो। मैं उस दिन एक टीचर मुझसे पूछ रही थी कि मैडम हम क्या कैसे बात करें? अगर मान लो आइडेंटिफ़ाई भी कर लिया तो हम कैसे करके बात करें? बहुत आसान है। आपको उससे बहुत दोस्ती बनानी है। बस इतना ही तो है। आपको दोस्त बन जाना है उसके साथ। जैसे ही आप दोस्ती बढ़ाएँगे, ऐसे ही क्या होगा? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आपसे बातें शेयर करना शुरू करेगा। फिर आप कुछ ऐसी बातें बोलो, कुछ आप भी समझ के बोलो, कुछ ऐसा भी नहीं कि वो डर जाए इस मैटर में बात करने के लिए। तो ऐसा ना हो और बहुत आराम से आप उससे निकाल सको बात। क्या उसको क्या फ़ील हो रहा है? वो ऐसा क्यों है? उसके साथ क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है? तो ऐसे करके जैसे ही बात आपके सामने आ गया, फिर आपको उसी अनुसार एक गाइडेंस देना है कि आप ऐसे करके चलो, आप ऐसे करके करो, ना कि आपको ऐसा कुछ दबाना है। बहुत लोग होता है ना कि जान लिया तो दबा देंगे, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो प्रकृति के खिलाफ है। उस दिन जैसे मुझे एक ट्रांसमैन है तो मुझे बता रहे थे कि वो स्टेनो सीखने के लिए जाता है कहीं, तो उसके टीचर ने उसको ऐसा करके बिहेव किया कि ये तो प्रकृति के खिलाफ है, आप तो ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, ऐसा वैसा। ये क्या मतलब हुआ? प्रकृति के खिलाफ है? प्रकृति के खिलाफ आप बोल रहे हो तब तो आपने कभी, मुझे लगता है कि आपने माइथोलॉजी देखा ही नहीं, पढ़ा भी नहीं, कुछ जानते ही नहीं हो। आपको शिक्षा की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। आप देखो तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो फॉरेन कल्चर है। कौन से हिसाब से ये फॉरेन कल्चर हुआ भाई? तब तो आपने अर्धनारीश्वर भी नहीं पढ़ा होगा, आपने तो वो बृहन्नला भी नहीं सुना होगा, आपने तो क्या मोहिनी भी नहीं सुना होगा। ये सब नाम आपके लिए मतलब अनजाना होगा। आप पहले तो रामायण, महाभारत ये सब पढ़ के आओ ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो इंडियन कल्चर है। और वर्ल्ड कल्चर भी बोलेंगे तो वर्ल्ड कल्चर में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा होके गए जो इस सोसाइटी के मतलब इस कम्युनिटी के लोग हैं। तो बस जानने की आवश्यकता है। हमें अगर ऐसा लगे कि हम आंखें बंद करके बोले कि नहीं, अंधेरा है चारों तरफ, ये अंधेरा तो मेरे लिए हुआ ना। आंखें खोलने की आवश्यकता है कि बाहर उजाला कहीं है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप कम से कम दिया तो जलाओ, आपके पास तो उजाला करो। हुँ। सही। अच्छा, आप तो शायद ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले इंसान हो जिसने ट्रांसफ़ॉर्मेशन करवाया है। जी। तो मतलब कैसा लगा था तब? और लोगों से क्या फीडबैक मिला था? फीडबैक तो मेरे जाने से पहले जैसे डॉक्टर ने बोला था कि आप ना सबको बताओ और लोगों लोगों का रिएक्शन क्या है, आप ये कलेक्ट करो। तो पहले पहले तो ऐसा नेगेटिव मिला मुझे। मुझे लगता है कि उस समय 0 पॉजिटिव था और 100% नेगेटिव हो गया था मेरे चारों तरफ। जितने लोगों को देखो, तो जब डॉक्टर ने कहा, मैंने बोलना शुरू किया लोगों को कि मैं ऐसे कंप्लीट होने जा रही हूँ, मेरा चेंज कराने जा रही हूँ, जो भी था। तो लोगों ने बहुत मतलब सामने तो किसी ने कुछ नहीं बोला, मर जाओगे, ऐसा नहीं करो, जो भी है उसमें ही रहो ना, इसमें ही तो खुश होना चाहिए। लोगों को तो ऐसा बोलने का एक मौका चाहिए बस, और मैंने खुद ने पूछा तो लोग तो और भर-भर के बोलेंगे। ऐसा बोला, तो देख लेना, फिर काम-काज नहीं कर पाओगे। और तो मुझे किसी ने बोला तुम मर ही जाओगे। अच्छा, जो भी है ये तो गया, फिर मैं आगे बढ़ती रही। ऑपरेशन के बाद इसका पूरा विपरीत हुआ। जहाँ 100% नेगेटिव था, मैं जब लौट के आई मुझे लगा शायद किसी जू से किसी प्राणी को लाके रख दिया गया हो। अच्छा। तो लोग ऐसे आते थे जैसे पता नहीं अजूबा देखने आए हैं। मुझे भी हाँ, हाँ, हाँ। कितना हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? लोगों को तो ऐसे-ऐसे सवाल करते थे, खतरनाक खतरनाक सवाल। तो मेरे आने के सवाल शेयर करो। सवाल
कुछ सवाल तो बोल भी नहीं सकती मैं, ऐसे-ऐसे सवाल भी होते थे। बाकी एक बहुत फ़नी एक चीज़ था मेरे लिए कि जब मैं आई, मेरे एक कॉम्पिटिटर है पार्लर के उसमें, तो उसने शनि पूजा रखा था कि मैं आ ही ना सकूँ, मैं मर जाऊँ। आह! ये क्या बात और ये बात भी फैला दिया था, मैं भले मर ही गई। अच्छा, जब मैं आई तो आने के बाद मुझे कुछ लोग आए, मेरे दोस्त भी थे उसमें, तो आके बोले कि हमने तो सुना तुम मर गए। मैंने बोला कब? मैं मर गई तो मैं तो सामने हूँ। बोले अरे यहाँ तो अगले शनिवार को पूजा भी था तुम्हारे नाम से। मेरे नाम से पूजा था। बाद में मुझे पता पड़ा मेरे नाम से पूजा तो इसलिए था कि मैं मर जाऊँ। तो ऐसे-ऐसे भी लोग होते हैं। तो लोगों का तो है ऐसा, कुछ कर नहीं सकते। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए वो आपका सोच है, आपको उसी अनुसार चलना है। बस नेगेटिव लोग जितने थे 100% मैंने 1 साल में वो चीज़ देखा कि 80% तो आपका पॉजिटिव हो गया। 80% ना भी हो, 70% तो हो ही गया। क्योंकि आपके लाइफ में कुछ परसेंटेज तो नेगेटिव हमेशा ही रहते हैं। वो तो कोई भी इंसान हो। आज मैं ट्रांस वुमन हूँ इसलिए मेरे पास नेगेटिव ज़्यादा है ऐसा नहीं। मैंने हर किसी को देखा है। आप तरक्की कर रहे हो, आपके दोस्त बहुत खुश होंगे। लेकिन आप उनसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हो तो वही लोग दुखी होंगे। ओके, ये बात तो है। हमने थ्री इडियट्स में ये सुना था ना कि दोस्त पास कर जाए वो चलेगा, लेकिन वो दोस्त अगर फर्स्ट क्लास पास करे वो नहीं चलता। वो तो सबसे ज़्यादा दर्दनाक है कि अरे! ये कैसे हो गया? तो लोगों का ये नेचर है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। ठीक है, कोई कैसा भी हो आपको सिर्फ़ एक्सेप्ट करते जाना है कि हाँ, जो भी मिल रहा है वो सारा आप स्वीकार करते जाओ, करते जाओ। उससे क्या होता है ना कि आप अगर स्वीकार कर रहे हो सब कुछ, आपको आपका गोल निर्धारित रहता है। क्योंकि आपका जो गोल है, उस पे आप कॉन्संट्रेट करोगे, तो आप समाज को कुछ दे सकते हो। आप साइट सीइंग में फँस जाओगे, लोग क्या बोल रहे हैं, ये बात क्यों बोल रहे हैं, वो बात क्यों बोल रहे हैं। आप अगर इन बातों में फँसते रहोगे, तब तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपके जो गोल है, उससे आप नहीं पहुँच सकते। आपके बैरियर तो आप ही ने बना दिया लोगों के बातों के आधार पर। एक छोटी-सी कहानी मैं बताऊँगी। मैंने कहीं सुना है कि 2 छोटे बच्चे हैं, एक का उम्र है 4 साल का, एक का 6 साल का। जंगल में गए, वो लोग जंगल के पास में ही घर है। जंगल में गए, जाके बड़ा जो बच्चा है 6 साल का, वो गड्ढे में गिर गया। अच्छा, शाम को वो दोनों ही वापस घर आ गए। आने के बाद बड़ा जो बच्चा है वो बोल रहा है कि मेरे भाई ने मुझे उस गड्ढे से निकाला। ओके। तो जो दादाजी हैं, तो बोल रहे हैं, "ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? ये 4 साल का बच्चा है, तू 6 साल का एक तो तू बड़ा है, ऊपर से तू हट्टा-कट्टा है, तुझे कैसे खींच के वो गड्ढे से निकाला?" उसने। तो छोटे बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोला, "वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं था ना, कि मैं कर नहीं सकता।" हाँ, लोगों को लिमिटेशन लगाने वाले लोग ही होते हैं ना। हाँ, आपका ल आपकी जो कैपेसिटी है उसको लोग ही लिमिटेड कर देते हैं कि आप कर सकते हो क्या? आप ये कर सकते हो क्या? तो जैसे ही ये सवाल आया ना, आपके माइंड में ये डाउट आ गया। अगर आपने स्वीकार कर लिया, अगर आपने स्वीकार नहीं किया, बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि गौतम बुद्ध के पास जब बुद्ध धर्म प्रचार हो रहा था, एक ब्राह्मण गया, जाके बहुत गाली-गलौज किया, आधा घंटा गाली दिया। गौतम बुद्ध बैठे मुस्कुरा रहे थे कि कुछ नहीं बोल रहे थे। तो उनके शिष्य सारे बैठे थे कि गुरुजी ये प्रभु आपके लिए ऐसे बोल रहे हैं। बोले बोलने दो। हाथों से इशारा दिया कुछ नहीं बोलना है, चुप रहो। तो उन्होंने गाली-गलौज करके फिर चुप हो गए। बोले कि मैं इतना आपके लिए बोल रहा हूँ और आप बैठ के हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये कैसी बात है? बोले आपको मैं गोबर दूँ, आप स्वीकार करोगे? गिफ्ट में दे रहा हूँ। बोले ये कैसी बात है? तो आप मेरे लिए जो गिफ्ट लाए हो, उसमें आप गलत चीज़ लेके आ गए ना, तो मुझे वो पसंद नहीं तो मैं स्वीकार नहीं कर रहा। भले आप मेरे सामने रख रहे हो,
मुझे स्वीकार्य नहीं है। बस इतना ही बात है कि आपका नज़रिया, आपका सोच, आपकी हर एक चीज़ को, सिचुएशन को तैयार करता है। आप क्या सोचते हो, किस नज़र से सोचते हो, लोगों के लिए जो हमारी सोच है ना, वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। आज आपके दोस्त हैं ये तीनों, ठीक है ना? किसी ने आकर, किसी एक दोस्त ने आकर किसी दूसरे दोस्त के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, पता है तुझे कि तेरे लिए ना उसने ऐसे-ऐसे बोला। तुरंत आपने क्या कर लिया, आपने रेड कलर का उसने जो दिया ना चश्मा, आपने पहन लिया। हाँ, इन्फॉर्मेशन आ गया आपके दिमाग में, तो आपको गुस्सा आया, रेड कलर का चश्मा आपने पहन लिया। तो अभी वो व्यक्ति आएगा ना, तो आपको रेड रेड दिखेगा। भले वो रेड नहीं है, उसने करा कि नहीं करा आपको नहीं पता, लेकिन आपके दिमाग में जो वो इन्फॉर्मेशन गया, आपका सोच, आपका दृष्टिकोण सब कुछ चेंज कर दिया। इसलिए हमारे पास कौन-सी चश्मा है, हमने कौन-सा चश्मा पहन के अपनी सिचुएशन को देखा, व्यक्ति को देखा, वो बहुत महत्व करता है। और वैसे भी लोगों का तो काम ही है बोलना, हाँ, वो कहते रहेंगे। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद पे कितना लिमिटेशंस लगा रहे हो या फिर उस बात को कितना मान रहे हो। हाँ। अच्छा, पहले जो आपको ट्रोल करता था ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, हुँ। तो उनका क्या रिएक्शन है अभी? मतलब अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन में उनका क्या रिएक्शन है या फिर वो लोग क्या बोलते हैं? अ, जो क्लब था ना, मेरे ऑपरेशन के तुरंत बाद उस क्लब का जो हेड है, उन्होंने मुझे बुलाया और माफ़ी माँगा। और बोला कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया। तो अभी मुझे समझ में आता है कि तुम्हारे साथ क्या सिचुएशन हुआ होगा, तुमने क्या फेस किया होगा। तुम्हारा जो मेंटल सिचुएशन था वो कितना ख़राब हुआ होगा हमारे कारण। तो इसलिए उस सिचुएशन को तो चेंज तो नहीं कर सकते, बैक तो नहीं जा सकते। बाकी हम माफ़ी माँगते हैं और हो सके तो हमें माफ़ करना। ये जो बोला, मेरे लिए मुझे लगा वही तो एक गिफ्ट हो गया ना, कि हाँ, आपको ज़िंदगी में जो आप क्या छोड़ के आए पीछे, वो तो चेंज नहीं कर सकते। आगे के लिए आपका रास्ता प्रशस्त हो गया। आगे के लिए आपको अ, समझ में आ गया कि लोगों का जो नज़रिया है आप बदलने में आप सफल रहे सब। जो नेगेटिव बोलते थे, जो लोग कभी ऐसा था कि मेरे दोस्त की गिनती 0 था और आज के समय मेरे दोस्तों की गिनती इतनी बड़ी है। अ, हर कोई दोस्त है। अभी मुझे नहीं बोलना पड़ता, कभी मुझे लगता था कि मैं किसी को दोस्त बनाऊँ, क कोई मुझे मैं किसी को बोल सकूँ ये मेरा दोस्त है, तब ऐसा था। अब ऐसा है कि वो लोग मुझे दोस्त बनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। वो आके बोलते हैं, "ये हमारी सहेली है।" अच्छा। तो जो लोग कभी दोस्त बोलने में भी शर्म महसूस करते थे, वो लोग खुद से बोलते हैं कि ये हमारा दोस्त है। आपने अचीव कर लिया ना। हाँ, तो वही, मेन तो वही है। अच्छा, आपके शादी के बारे में कुछ बताइए। कुछ देर पहले देखा था आपका हस्बैंड कॉल कर रहा था, तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। शादी के बारे में कुछ बताइए। हम्म, 2011 के दिसंबर में मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड राजस्थान के हैं। ओके। तो वो तो अब अहमदाबाद में रहते हैं। बस। तो ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? लव मैरिज था। अच्छा, कहाँ पर, मतलब कैसे मिले आप? कुछ शेयर कीजिए। हम मिले थे माउंट आबू में, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ, तो माउंट आबू जाना हुआ। वहाँ पर बहुत बार मैं गई माउंट आबू। तो वहाँ ही उन्होंने मुझे देखा और पसंद किया। फिर दोस्ती के लिए उन्होंने ही ऑफ़र किया कि हम दोस्त बन सकते हैं। वो जो बातचीत शुरू हुआ वहाँ से ही फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 साल, 1.5 साल में उन्होंने फिर प्रपोज़ किया मुझे प्यार के लिए और मेरे ऑपरेशन के वक़्त भी उन्होंने साथ दिया। अच्छा, तो मतलब सर आपको ऑपरेशन से पहले से ही जानते थे, हाँ? जी, ऑपरेशन से पहले ही मुलाकात हो गई थी, तो बस तब दोस्ती था और धीरे-धीरे जब प्यार हुआ इसके बाद मैंने उनसे शेयर किया कि मुझे ऐसे ऑपरेशन करवाना है। ये भी एक हँसी की बात है कि मेरे हस्बैंड ने जब मुझे फर्स्ट देखा, उनको लगा मैं एक लड़की। अच्छा। मेरे बाल भी लंबे ही थे तब,
जब मैं माउंट आबू गई और बहुत एटीट्यूड वाली लगती थी मैं उनको। अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बाद में मुझे बात करते-करते वो भी उनको पता नहीं पड़ रहा था कि मैं मतलब लड़की नहीं हूँ। उनको ये समझ में नहीं आया था कि धीरे-धीरे मैंने फिर शेयर किया और तब उन्होंने कहा कि तब तो तुमको करवा लेना चाहिए। उनको भी नहीं पता था कि ऐसा होता भी है। मैंने जानकारी दिया, डॉक्टर के बारे में बोला, सब कुछ मैंने ही बताया उनको, फिर बोला तुमको कर लेना चाहिए। हाँ, ऑपरेशन में साथ भी दिया उन्होंने आके। वही सबसे बड़ी बात वही होता है कि लाइफ पार्टनर सपोर्टिव होना चाहिए। फिर त्रिपुरा भी आए, यहाँ पर बिज़नेस करते थे पहले, साथ में उनके घर में भी एक ही लड़का है वही, तो उनको फिर अपने फैमिली के सपोर्ट में उधर जाना भी पड़ा और अभी आना-जाना ऐसे करके ओके चल रहा है। बाकी वो चाहते हैं कि मैं उधर शिफ्ट हो जाऊँ और मेरा काम बोलता है कि मुझे यहाँ रहना चाहिए। पार्लर के हिसाब से नहीं, मेरे संस्था के हिसाब से क्योंकि मैंने जो एक मुहिम छेड़ा है कि हाँ, मुझे त्रिपुरा में ये जागरूकता लानी है, त्रिपुरा के लोगों के लिए ये काम करना है, तो इस कारण से फिर मैं जा नहीं पा रही हूँ कि हाँ, मुझे तो यहाँ के लोगों के लिए करना है कुछ। जो अभी सपोज नया ट्रांसफॉर्मेशन किया है या फिर करने वाला है, सोच रहा है ऐसा कुछ, तो वो लोग कैसे आपके संस्था को ज्वाइन कर सकता है? अ, ये तो ऐसे नेट में भी सर्च करने से मिल जाता है, त्रिपुरा एलजीबीटी देने से भी हो जाता है, स्वाभिमान का आ जाएगा और स्वाभिमान लिखने से भी स्वाभिमान का व्हाट्सएप ग्रुप शो हो जाएगा नेट पे। अच्छा। तो ये नेट पे ही डाला हुआ है स्वाभिमान ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के द्वारा। और अगर किसी को चाहिए कि नहीं पता, तो जैसे आज आप पॉडकास्ट के द्वारा कर रहे हो, लोगों को मालूम पड़ेगा। ऐसे मैंने गवर्नमेंट के साथ भी मैंने यही बात बोला है कि यहाँ पर एक हेल्पलाइन होना चाहिए, फिर यहाँ पर होर्डिंग में देना चाहिए। तो हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम पड़े कि स्वाभिमान एक संस्था है, जो लोगों के लिए कर रहे हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो और इसका फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम में भी है, तो अगर स्वाभिमान कोई लिखेंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा उनको, जॉइन कर सकते हैं। और नहीं पता तो फिर मेरा नंबर भी बहुत सारे जगह में मैं दे रही हूँ, जितना भी सेमिनार करती हूँ मैं अपने नंबर दे देती हूँ, ताकि कि कोई अगर चाहे तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं। ठीक। आप सबके लिए कोई मैसेज वगैरह देना चाहोगे? मेरे बातों में के बीच में मैंने बहुत सारा ऐसी बातें बोला है कि आपको आपका लक्ष्य जो है, उस पे आप निर्धारित रहो, आप स्थिर रहो, अडिग रहो कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि नीड आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। हम बहुत छोटे समय में ना एक हेलमेट का एक ये आता था, ऐड आता था। सर आपका, ज़िंदगी आपकी तो सर आपका, तो आपको हेलमेट यूज़ करना नहीं करना वो दिखा देते हथौड़ा देके एक। तो मैं भी कहूँगी कि ज़िंदगी आपकी, सोच आपको है, दृष्टिकोण आपका रखना है, एक्सेप्टेंसी आपको खुद को खुद से करना है, ना कि लोगों का आपको जाना है। लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लोग आपको स्वीकार करते, नहीं करते, ये सब में नहीं जाना है। आपको सिर्फ़ आपका सोचना है, आपको उस अनुसार आपको आपका गोल सेट करके आगे बढ़ जाना है। वही। तो गाइस, आज का एपिसोड यहाँ तक ही है। तो आप आज का जो एपिसोड था बहुत ही यूनिक था, बहुत ही स्पेशल था। तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड। और दीदी आपको भी थैंक यू सो मच, मेरे बुलाने पे आप जो इतना शॉर्ट नोटिस पे आए हो। थैंक यू सो मच। मुझे भी ऐसे ही बहुत सपोर्ट अच्छा करते लगा, रहना। बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो शुभकामना रखती हूँ कि आगे बहुत ग्रोथ करे आपका ये चैनल, लोगों का सपोर्ट मिले। मैं भी अपने तरफ से भी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ज़रूर सपोर्ट करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, आपको कौन-सा चीज़ अच्छा लगा, ये भी ज़रूर बताएँ। आगे से आगे शेयर होता रहे तो फिर ज़रूर होगा। ठीक है? बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस अब तक बने रहने के लिए।
आगे भी ऐसे ही बने रहना और मुझे सजेस्ट करना कि हम नेक्स्ट गेस्ट किसको बुला सकते हैं और लाइक शेयर ज़रूर से करना क्योंकि ये शायद आपके लिए मैटर नहीं करता लेकिन हमारे लिए बहुत ही मैटर करते हैं, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि हम बहुत रिसर्च करके बनाते हैं ये और ये हमको हेल्प करता है कि हम अच्छे से अच्छे गेस्ट आपके लिए ला। तो थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए, ऐसे ही आगे भी बने रहना और आज का एपिसोड यहाँ पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।